एसएससी सीजीएल 2021 का जो प्रीका पेपर हुआ था 11 अप्रैल सेकंड शिफ्ट को, आज हम उसका सोल्यूशन लाए हैं, सबसे तेज और सबसे फास्ट। चलो हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला सवाल है, इसमें दिया गया है 500 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से ना ही 7 से दोनों से विभाज्य ना हो। देखो मेथड वही यूज करो जो एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिला है, जो आपका एग्जाम में टाइम बचाए। ठीक है, अगर हम उस मेथड की बात करें तो अगर हम पहले मेथड से सॉल्व करें जो 500 से 650 तक, अगर 500 से 650 तक कितनी संख्या है 150, लेकिन उसमें सिर्फ एक संख्या सम्मिलित, इसमें क्या बोला दोनों संख्याओं को सम्मिलित करना है, तो कितनी संख्या हो जाएंगी 151। अगर बोला है 3 से विभाज्य ना हो तो क्या करना है, इतनी संख्या 2/3 कर दो। अगर बोला 7 से तो क्या करना है 6/7 कर देना है। इसको सॉल्व कर लो, 4 हो गया, 4 के 4 15 चौका 60/7। ये सॉल्व करने के बाद 86.3 या 3 के आसपास आएगा या 2 के आसपास आएगा। वहां से हम देखेंगे अप्रॉक्स हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। ये सबसे तेज और सबसे फास्ट इसका सोल्यूशन था। अब इसको अगर सॉल्व करने की बात करें, मेथड की बात करें, तो इसके बहुत सारे मेथड है, हम उसको देखते हैं। ठीक, अगर हम सेकंड मेथड की बात करें, इसको हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जाम की बात नहीं हो रही, इसको ऐसे हो गया, बहुत सारे बच्चे ऐसे सॉल्व करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे, लेकिन टाइम की बात करें तो सिर्फ इसी में टाइम बच सकता है, जो कि सेकेंडों में हो गया। ठीक, अब बोला है 500 से 650 तक, 500 से 650 तक सॉल्व करने का एक तरीका, जो 3 से अगर हम बात करें तो पहले निकाल लें, अगर 1 से लेके 650 तक ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हो रही हैं। अगर उसमें हम घटा दें 1 से लेके 5 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य हो रही है, तो वो कौन सी संख्या बच जाएंगे जो 500 से 650 के बीच में आ रही है। ठीक, सेम ऐसे 7 के लिए कर लें, 1 से लेके 650 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो रही है, और उसमें से घटा दें 1 से लेके जो संख्या है 500 तक है। ठीक, ये जो संख्याएं बचेंगी, कौन सी संख्या बचेंगी, वो जो 7 से विभाज्य हो रही है। अब हम एक चीज देखें तो इसमें 21 भी इंक्लूड हो जा रहा है, तो हमें क्या करना है, 1 से लेके 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21 से भाग जा रही हैं, और 1 से लेके 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21 से भाग हो रही है। क्योंकि देखो इसमें भी 21 आ जा रहा है, इसमें भी 21 आ रहा है, तो एक बार हमें 21 वाली संख्या घटा देनी पड़ेगी। हम 2 बार उसको ले चुके हैं, इसको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वही होगा। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो लास्ट वाली संख्या जो भाग जाएगी कितना होगी, इसमें देखेंगे 3 1 3 दूनी 6। ठीक, 3 1 3 बचा 20, 6 3 18, 216 ऐसी संख्याएं होंगी जो इससे होंगी। अब 3 से इसके बाद इसकी बात कर लें, 3 1 3 2 बचा 6 3 18, 2 बचा 6 3 18, 166। इसमें से घटा दें तो ये हमारे पास 50 आ जा रहा है। ठीक, हाँ 50 संख्या है। सेम हम इसमें इसकी बात करें तो इसको घटा दो, 9 7 63, 20 बचा 7 दूनी 14, और इसकी बात करें 7 7 49 बचा 10, 7 1 7। इसको घटाने के बाद कितना आ रहा है 1 21। सेम इसको हम घटा के देखते हैं, इसको हम कट करके देखें, जो लास्ट संख्या नंबर 92 संख्या ऐसी है जो 7 से डिविजिबल है 1 से लेके 650 तक, और 71 ऐसी संख्या है जो 1 से लेके 5 तक है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक, अब ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 दूनी 6 3 1 3, ये 3 बार जाएगा, बचा कितना 20, ये हो जाएगा। ठीक, 30 ऐसी संख्या होंगी। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ये दुक्की जाएगा। ठीक, और उसके बाद 6 बच्चा कितना बच जाएगा, 2 जाएगा 8 80, मतलब 80 है तो 3 जाएगा 23, तो इसमें से इसमें घटा देने संख्या 7 आ जाए। ये 7 ऐसी संख्या है जो इसमें भी है इसमें भी है, तो एक बार इसमें से घटा दें पूरी संख्या है। ये कितनी 50 संख्या ऐसी आई है जो 3 से डिविजिबल है, कहां से कहां तक 500 से 650 तक। 21 ऐसी संख्या है जो 500 से 650 तक 7 से डिविजिबल है, और 7 ऐसी संख्याएं हैं जो 500 से 650 तक 21 से डिविजिबल है, लेकिन इसमें भी 21 इंक्लूड हो जा रहा है इसमें भी, तो इन दोनों को ऐड करके घटा दें, कितना हो जाएगा 50 प्लस 21 माइनस 7। इसको सॉल्व कर ले, कितना हो जाएगा, ये 71 हो जाएगा 69, नहीं 69 सॉरी, ये हो जाएगा 71 हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा
4 हो जाएगा और 64 हो जाएगा। 64 आ रहा है। ये 64 ऐसी संख्या है जो 3 और 7 से डिविजिबल है। तो टोटल कितनी संख्या है? 151 संख्या है, उसमें 64 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 7 लास्ट में होगा। जिसमें देख लो, जरूरी नहीं इसको पूरा सॉल्व करो, लास्ट में देखो लास्ट डिजिट क्या है 7 आएगा तो 87, लेकिन लास्ट डिजिट देख सकते हो लास्ट में लास्ट डिजिट 7 है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेथड समझ में आया, तरीका समझ में आया? इससे सॉल्व करते तो आपका काफी टाइम जाता है, इससे सॉल्व करते सेकंडों में हो जाता। ठीक है, हम चलो अगले सवाल पे चलते हैं। इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, अगर करना है तो सीधा सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो चलते हैं 2 मेथड इसके लिए काफी है। चलो अगला सवाल क्या कहता है, देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त हो। हमने आपसे वही बोला कि मेथड वही यूज करो जो एग्जाम आपका क्रैक करा सके, एग्जाम में सिलेक्शन दिला सके, एग्जाम में टाइम बचा सके। एचसीएफ निकालने की बात कर रहा है, यहां से देखें तो फैक्टर की बात कर रहा है। अगर हम मेथड की बात करें, ध्यान से देखो, जो भी एचसीएफ आएगा इन सभी में जाएगा, इन सभी का फैक्टर होगा हाँ, तो मतलब इसमें भाग भी जाएगा, पूर्णतः विभाजित होंगी। और मान लो शेषफल समान शेषफल, तो मान लो शेषफल समान 0 है तो मतलब ये पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। मान लो चलो हम एक संख्या 18 उठाते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2। ऑप्शन से हम चलते हैं, देखो कितना तेजी सॉल्व कर सकते हैं। 9 × 2 और कठिन सवाल हो तो तब भी हम, तो इसमें 9 है, अगर 9 मतलब 3 भी कह सकते हैं। अगर ये संख्या 3 से सभी डिविजिबल हैं तो मतलब 18 से होंगी, मतलब 3 से होंगी। चलो 3 से देख ले, ये हो रही है, ये 4 3 7 नहीं हो रहा है, ये 3 से नहीं होगा, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। 18 में 3 है ना, 3 से तो ये डिविजिबल ही नहीं है, तो ये 18 ऑप्शन ही नहीं हो सकता। 18 नहीं हो सकता, 12 होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी 3 है। अब बचा 10। 10 की बात करें, देखो इसको क्या लिखा होगा 5 × 2। अब 5 की बात कर लेते हैं। 5 में जब 5 से किसी संख्या में भाग दें और शेषफल 0 बचे तो क्या ऑप्शन हो सकता है? अगर 5 से भाग दोगे सिर्फ 2 ही चीज, लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, तभी भाग जाएगा। विभाजकता का नियम का वीडियो हमारे पास बना हुआ, जाके देख लो। 5 से भाग उसी संख्या में जाएगा जो लास्ट में 0 या 5 हो। इसमें 0 या 5 है? नहीं है, तो मतलब 5 से तो भाग इसमें जाएगा ही नहीं, मतलब 10 हो ही नहीं सकता। ऑप्शन क्या बच रहा है? सिर्फ 16, एक ऑप्शन बच रहा है डी। ऐसे कर सकते थे। ठीक, अब हम मेथड की बात करें, ये हो गया ट्रिक या जिसे बता प्रोसेस जिसे कम से कम टाइम लगता। अब हम बात करें किसकी, सॉल्यूशन इसका क्या होगा। ठीक, देखो ध्यान से देखो, एचसीएफ बोला तो इसका फैक्टर निकाल लो, कितना हो रहा है 16, इसका क्या हो रहा है 32, इसका क्या होगा 16 होगा। ठीक होगा, एचसीएफ क्या आ रहा है 16, इसका भी फैक्टर हो सकता था लेकिन इससे छोटी वैल्यू नहीं दी गई, इसलिए क्या होगा सिर्फ 16 होगा। ठीक, समझ में आ गया? चलो हम आगे चलते हैं। नहीं तो इन सभी का एचसीएफ निकालो, जो ट्रेडिशनल मेथड जो सोल्यूशन किताब में दिया रहा था उससे भी सॉल्व कर सकते थे। एक मेथड ये हो गया, अगला मेथड बता दिए, 2 मेथड इसका हो गया। हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या कहता है एक बार ध्यान से समझिए। कोई भी सवाल है, देखने से पहले देखो सवाल को, एक बार खुद टाइम लो, सॉल्व करो, फिर उसके बाद देखो कि सामने वाले कौन से मेथड से सॉल्व करें, कैसे उसको सॉल्व किया गया। सवाल को देखो, क्या बोल रहा सवाल, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः बढ़ोतरी, पहले 8% की बढ़ोतरी होती है लंबाई में, 10% की कमी होती है इसकी चौड़ाई में। इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी की गणना करना है। ठीक, हमने फिर से वही बोला, मेथड वही यूज करो जो आपका टाइम बचाए, आपको सिलेक्शन के नजदीक ले जाए, आपका सिलेक्शन कराए। वो वाला मेथड मत यूज करो जो किताबों में जो लॉन्ग टाइम है, काफी लंबा है, सॉल्व करते जाओ आंसर आ जाने के लिए। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, कई मेथड से बताते हैं किसमें टाइम हम सब ज्यादा बचा सकते थे। हम अगर टाइम की बात करें, सबसे पहला मेथड की अगर हम बात करें तो क्या बोला 8%, मान लो संख्या ही 10 है, 8% बढ़ोतरी हुई तो मतलब 0.8 की बढ़ेगी। संख्या 10 थी, 8% की बढ़ा तो बढ़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 0.8 बढ़ेगा। अगर संख्या 10 थी, 10% कमी हुई, 10% कमी मतलब 1 रुपया, 10 हुआ कितना 1, ये क्या है उसकी लंबाई, ये इसकी मतलब चौड़ाई हो गई। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 10 × 10 100 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो कितना हो गया 8 9 72, 9 1 9 हो गया। यहां से यहां तक क्या हुआ, कमी हुई है, कितने की कमी हुई है 2.8 की कमी हुई है, 2.8 की कमी हुई। परसेंट की बात की है, यहाँ परसेंट लगा के तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो गया 2.8, सीधा डिक्रीजिंग हुआ क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कमी हुआ। एक ये जो सबसे आसान, सबसे कम टाइम लेता है,
अगर टाइम की बात है, आप लोगों के पास टाइम है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। जो और मेथड है हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बाकी तरीके से क्या बोला 8%। 8% का मतलब क्या होता है वो पहले निकाल लो। 8% का मतलब क्या होता है लिख सकते थे 2/25 चौका 25, कोई दिक्कत नहीं। और 10% का मतलब होता है कितना 1/10, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ 25 से बढ़ोतरी हुई है, 25 से बढ़ के 27 हुआ। फिर 10% मतलब 10 से घट के 9 हुआ। इसी को इसको सॉल्व कर लीजिए, 250 हो गया। इसको 8 9 72 2 9 दूनी 18 8 7 15 25, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लो 7 9 दूनी 18 8 7 15 25। हाँ, इसको सॉल्व कर लो। यहां से यहां तक कितने की घटोत्तरी हुई है, कितने की घटोत्तरी हुई अगर देखेंगे, नहीं 1 सेकेंड 42 होगा 963, क्या लिख दे रहे हैं 963, 3 हाथ लगा 6 9 दूनी 18 8 6 24 43। कितनी घटोत्तरी हुई है 7 की, कितने की, यहां से देखोगे ये 7 की घटोत्तरी हुई है। 7 की घटोत्तरी हुई कितने में 250 में, ये गुणे 100 करते, ये यहां सीधा ऐसे देखते 25 चौका 100 4, ये 10 अभी रहने तो 7 चौका 28 2.8 सीधा हो जाएगा। 2.8 की कमी आई, ये कर सकते थे। दूसरा मेथड समझ में आया और चीजें समझ में आ गई। देखिए कौन से मेथड में टाइम ज्यादा लग रहा है, इसमें भी टाइम कम है लेकिन एज कंपेयर टू इसमें सबसे कम टाइम लग रहा है। इसमें तो निकालना भी पड़ रहा है, इसमें तो सीधा 100 से 97.2 आ रहा है, मतलब 2.8 की घटोत्तरी हुई है, 2.8% होगा 100 का 2.8 मतलब 2.8%। सीधा समझ में आ गया। हम आगे चले, हमने फिर से वही बात किया, सवाल उसी मेथड से सॉल्व करो जो आपका एग्जाम में सिलेक्शन दिलाए, कम से कम टाइम लगे। अगला सवाल क्या कहता है, देखो क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना हो जाता है। ठीक, 3 महीने में 3 साल के बाद इतना अमाउंट मिलता है और 5 साल के बाद उसमें जो इतना पैसा मिलता है, तो प्रतिशत ब्याज ज्ञात कीजिए। अब ये बोला क्या है, कोई है संख्या 3 साल में वो कितनी हो जाती है 7800, और जो 5 साल में हो जाता है कितना हो जाता है 5 ईयर में हो जाता है 1132233। 11232 ये हो जाता है। तो अब हमें पूरा प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात की गणना कीजिए। इसके और इसके बीच का डिफरेंस बात करें 2 ईयर है। और देखो चक्रवृद्धि ब्याज है, अगर हम इसको मूलधन मान लें क्योंकि 3 साल के बाद ये अब इसके ऊपर ही ब्याज लगेगा, तो 2 साल का है, 2 साल में निकाल लो। 2 साल में तो रूट आ जाता है, सीधी सी बात है, सीधा सॉल्व इसको करना था। रूट में 7800 अनुपात इसको लगा देना है 11232। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 10:12। ठीक, इतना 10 से 12 हो गया, दो की बढ़ोतरी हुई, 2 की बढ़ोतरी हुई, कितना 10 इंटू 100 कर दोगे, ये परसेंट तुम्हारा आ गया, इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगा 20%। ठीक, 20% ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, और अगर जो फार्मूला अगर उसके थ्रू जाओगे बहुत लंबा प्रोसेस है। सवाल समझ में आ गया, आगे बढ़े। ये सवाल है, इसको हम थोड़ा सेकंड बात करते हैं, कुछ 2-1 सवाल के बाद। जो सवाल सरल है, एक एग्जाम का पैटर्न होता है, सवाल पहले वही सॉल्व करो जो तुम्हें जल्दी से आंसर दे सके, फिर उसके बाद जो जिसमें टाइम लग रहा है उसमें थोड़ा सा दो। ये सवाल में भी टाइम कम लगेगा लेकिन हम इसको थोड़ा बाद में करते हैं, लास्ट में इसको करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं क्या बोलता है। एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 7.2 था। 10 ओवरों में 7.2 था, तो मतलब 10 ओवर में पूरा कितना रन बना होगा 72 रन बना होगा। 272 रन के लक्ष्य पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में औसत रन रेट क्या होना चाहिए। 10 ओवर में 72, 272 में इसको घटा दो, 272 में इसको घटा दो, कितना हो गया 270 बच गया। ये 40 ओवर में तय करना है, एवरेज निकाल लो, यही हुआ। क्या आंसर आएगा देख लो, सॉल्व कर लो। ऑप्शन कितना टाइम लगेगा देख लो, अगर इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा आंसर बताओ। ठीक है, सॉल्व करके देख ले।
अब ये सवाल की बात आ गई, फिर से एक सवाल आया, देखो इसमें क्या बोला है, एक मिश्र धातु में 40% चांदी है, 30% तांबा है, 30% निकिल है, 25 केजी का पूरा मिश्रण था, ठीक, धातु थी, उसमें कितना चांदी शुद्ध मिलाया जाता है, मिश्रित की जाती है, ताकि नए मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए। फिर से हमने बोला ये है पहला मेथड जो आपको एग्जाम में करना है, क्योंकि ये सेकेंडो में होगा। कैसे? अगर हम बात करें तांबा और निकिल कांस्टेंट पहले भी था, अब भी है, तो यहां पर कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो लग सकता था। कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो कहता क्या है उसको ध्यान से समझो। अगर कोई x की बढ़ोतरी हुई है, y में बढ़ोतरी हुई है, तो जो कमी आएगी x अपान x प्लस y की कमी आएगी। अब चलो इसमें आते हैं। पहले चांदी 40% था, बढ़ के 50% हो गया। बढ़ोतरी हुई है कितने की? 10% की। 10 की बढ़ोतरी हुई है कितने में? 40 की। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 की बढ़ोतरी हुई है। 1/4 की जब बढ़ोतरी होगी तो कमी कितने की हो रही है? 1/5 की। 1/5 की कमी होगी, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो पहले 25 केजी था उसका 1/5 ही इस बार लगेगा। 1/25 का 1/5 कितना होता है? सिर्फ 5 होता है। समझ में आ गया? कितना आसान लगा, कितना सेकंडों में हुआ। ये एक पहला मेथड जो आपको एग्जाम में करना है, इसमें टाइम ही नहीं लगता। अभी तो हम लिख के बताए हैं। अगर बात करते हैं 40 से 50 गया 10, 1/4 की बढ़ोतरी हुई, 1/4 की बढ़ोतरी हुई तो 1/5 की घटोतरी, 25 का 1/5 5 होता है, खत्म। ठीक, अब हम चलते हैं सेकेंड मेथड जो बच्चे ज्यादातर सॉल्व करते हैं, जो किताबों में लिखा होता है, जो टाइम जाता है, जिसमें मतलब इससे ज्यादा टाइम जाएगा। चलो हम क्या बोलते हैं, सेकेंड मेथड देखते हैं। ठीक, जो एक सिंपल, अब समझाते हैं कैसे होगा। देखो अगर हम बात करें सेकेंड मेथड की, क्या बोला? 40% चांदी पहले थी, 40 से बढ़ के 50% हो जाती है। हम वेट निकाल लेते हैं सीधा सीधा, क्या हो जाता है? 25 का 40% कितना होता है? 10 होता है। 10 केजी, 10 केजी चांदी पहले थी 25 में, उसमें 1 केजी चांदी शुद्ध और मिला दिया जाता है। ठीक, अब कितना हो जाता है? पहले टोटल 25 प्लस x केजी थी, अब हो गई है चांदी, मतलब पूरा मिश्रण हो चुका है। इसमें 50% चांदी, 50% मतलब 50/100। ये चीज समझ में आई है? 10 केजी, अरे 25 केजी का 40% कितना होगा? 10 केजी होगा ना। ठीक, समझ में आ गया? इसको निकाल लेना। ठीक, इसको सॉल्व कर लो। ये सॉल्व करते हैं कितना आता है? 1/2। 2 का इधर आ जाएगा 20 प्लस 2x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25 प्लस x। इसको सॉल्व कर लेंगे, x बराबर 5 आ गया। 5 केजी जो मिक्स किया जाएगा वो 5 केजी और मिक्स किया जाएगा। समझ में आ गया? आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? यहां पर कोई दिक्कत है कि नहीं है? नहीं है ना। चलो अब देख लो, तुम्हारे सामने 2 मेथड है, इसमें किस में टाइम ज्यादा जा रहा है खुद ही देख लो, बताने की जरूरत ही नहीं है किस में टाइम। इसमें x मान किए तब आया, इसमें सीधा सीधा सॉल्व किए तब आ गया। अगर हम एक मेथड और की बात करें तो कैसे हो सकता है? एलिगेशन मेथड इसमें लग सकता है बड़े आराम से। एवरेज की बात करा, पहले कितना परसेंट था? चांदी 40%, अब उसमें फिर 100% चांदी और मिलाई जाती है, एवरेज जो आता है कितना हो जाता है? 50%। रेशियो की बात करें, ये 1 हो गया, ये हो गया 5 का, 5:1 रेशियो। पहले 5 के रेशियो में था, 5 का रेशियो मतलब 25 केजी था, तो 1 रेशियो मतलब 5 केजी, तो 1 बराबर कितना हो गया? 5 केजी। ये भी लगा सकते थे। एक मेथड ये सही था, एक मेथड ये था जिसमें सबसे कम टाइम लग रहे थे। आंसर क्या आया? तब भी 5 आया। तीनों मेथड समझ में आ गए? जो मेथड तुमको सरल लगता है, जो मेथड समझ में आता है वही यूज करो, ठीक है, जिसमें सबसे कम टाइम लगता है। आगे बढ़े, तीनों मेथड समझ में आ गए अच्छे से। चलो हम अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल कहता है x, y और z एक काम को क्रमशः 46, 92 और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, x ने काम शुरू किया, y 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। यदि z आरंभ के 8 दिन के बाद उसके साथ जुड़ता है तो x कितने दिनों तक काम किया होगा? पूरा काम x कितने दिनों तक किया होगा? ठीक, अब इसका सीधी सी बात है, क्या है लिखा गया है? 46, 92, 23। ठीक, इसका क्या होगा? इसका 92 ही होगा। एलसीएम निकाल लोगे, सीधी सी बात ऐसे निकाल सकते थे। देखो ये तुक्के जाएगा, ये 1 जाएगा, ये 3 जाएगा,
चौकीदार, ठीक। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो क्या बोलता है, टोटल काम 92 दिन था, 92 का। अब एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ता है, मतलब एक्स ने पहले काम किया होगा कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो मतलब 4 काम एक्स ने किया होगा, ये एक्स हो गया, ठीक। प्लस फिर 2 दिन के बाद 8 दिनों तक, मतलब अगले 8 दिन के बाद जेड जुड़ता है, मतलब 6 दिन एक्स प्लस वाई काम करते हैं। एक्स प्लस वाई मतलब 3 काम, 6 दिन 6 तरीक 18 काम करते हैं, कौन, एक्स प्लस वाई, ठीक। ये 6 दिन काम करते हैं, ये 2 दिन काम करते हैं, प्लस उसके बाद तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितना हो गया, 4 3 7, 7 पूरे मान लो टी दिनों तक काम करते हैं, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये टी दिनों तक काम करते हैं। और ये पूरा काम किसके बराबर है, 92 के बराबर है, ठीक। इसको सॉल्व कर लो, 8 4 12, ये हो जाएगा 22, इसमें घटा दोगे 22 तो हो जाएगा 70, मतलब ये हो जाएगा 7t बराबर 70 आ गया, t बराबर 10 दिन। मतलब एक्स वाई जेड जो लास्ट में 8 दिनों के बाद आते हैं, 10 दिन तक साथ में काम करते हैं, खत्म हो जाता है। 10 दिन काम ये एक्स ने इसमें भी काम किया है, और बाकी 8 दिन तक एक्स साथ में काम किया था, 10 8 18, आंसर हो गया, ठीक। समझ में आ गया, हम आगे चले। ये सवाल है, क्या बोलता है, एक कार पहले 235 किलोमीटर 275 किलोमीटर 50 की औसत से चलता है, और अगला 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से औसत जो होता है चलता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति बताओ। एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल टाइम अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टोटल डिस्टेंस क्या है, 275 प्लस 315 कितना हो रहा है, यहां लिख दो 275 प्लस 315, इसमें कोई दिक्कत नहीं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हो गया, उसके बाद टाइम की बात हो रही है। अगर हम इसमें और इसकी टाइम की बात करें तो मतलब ये बटे ये होगा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो t बराबर क्या हो जाएगा, d बाई एस, मतलब d बाई एस 50, 275 बटे 50 हो जाएगा, यहां कोई दिक्कत नहीं। और ये इधर हो जाएगा क्या, 315 बटे 70, बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, कितना होगा, ठीक। अब इसको देख लो क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं, 5 5 25, 2 बचा 5 5 25 0.5, इसको करते हैं 7 दूनी 14, 7 तरीके का 7 चौक 28 .83 होता है, 35 7 बचे 4.5, 5.5 प्लस 4.5, इसको सॉल्व कर लो, 5 4 9 1 10, नीचे हो जाएगा 10, मतलब 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऊपर 5 4 9 0, ये 0 था कट गया, 59 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल सरल थे, इसको सब कर सकते थे, इसमें स्पीड का चीज देखिए। अब सवाल अगला है, देखो, निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए, इसको सॉल्व करना है। अगर ध्यान से देखें, इसमें ये लिखा है, अगर हम इसको मान लेते हैं x, मान लेते हैं x क्यूब, y का क्यूब और z का क्यूब लिखा गया है। एक बार इसको हम सॉल्व करके देखते हैं इसमें लिखा क्या गया है, ठीक। ध्यान से इसको देखो, 64 को अगर हम अंदर डालते तो कितना होता, 4 चौक 16 चौका 64, मतलब अंदर 4 से मल्टीप्लाई हो जाता, 4 से हो जाता, यहां भी 4 हो जाता, और यहां 16 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था, ये हट जाता, कोई दिक्कत नहीं था। अगर हम एक बार देखें क्यूब लिखा है तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्या a प्लस बी प्लस सी 0 है, मतलब ये सभी 0 है। अगर इन सभी को ऐड कर लिया जाता है तो a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सबको ऐड करके हम देखते हैं तो 16c का स्क्वायर 16c का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 4b का स्क्वायर माइनस 4 का b स्क्वायर, मतलब जो लिखा गया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 लिखा गया है, तो इसमें क्या हो जाता है, x का क्यूब जब क्या हो जाता है,
x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाए तो उस केस में होता है क्या, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर होता है 3ab मतलब 3xyz 3xyz हो जाएगा चीज वहां पर लिख दो। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3 हो जाएगा। x का मतलब क्या हो गया, वहां पर लिखोगे a स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे 4b का स्क्वायर माइनस 16 का c का स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे 16c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ध्यान से देखें, इधर देखो इसमें भी अगर ऐड किए तो a से कट जाएगा, 4c कट जाएगा, 2b ये भी कट जाएगा, मतलब इसमें भी 0 हो रहा है तो इसको भी लिख सकते हैं क्या, 3a माइनस 2b लिख सकते हैं, और इसमें लिख सकते हैं 2b माइनस 4c माइनस a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 से कट जाएगा। अब ध्यान से फिर से देखो क्या लिखा गया, ये a का स्क्वायर और इधर अगर हम इसको लिख दें 2b का स्क्वायर लिखा गया है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर में क्या होता है, एक कोष्टक में प्लस b एक कोष्टक में माइनस b होता है, a माइनस b वाला कट जाएगा, सेम वैसे ये वाला भी कट जाएगा, ये वाला भी कट, सिर्फ प्लस वाला बचेगा, इसी में प्लस वाला बच जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें इसी जैसा प्लस वाला बचेगा, क्या बचेगा, a प्लस 2b बच जाएगा, और इसको 2b प्लस 4c बच जाएगा, और लास्ट में 4c प्लस a बच जाएगा। देख लो आंसर यही वाला जो होगा, आंसर होगा सी ऑप्शन, सभी में प्लस बचेगा। समझ में आ गया, इसको और तेजी से कर सकते थे बट इसको कैसे सॉल्व किया गया उस चीज को दिखाया गया, ऐसे इसको हम फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर तेजी से करना था तो यहीं पर सीधा कर सकते थे। ये पता चल गया है, मतलब ये वैल्यू का ऐड मतलब ये बराबर 0 हो जा रहा है तो ये फार्मूला लगेगा। 3 ये भी इसमें कट जा रहा है, 3 से कट जाएगा, xyz ऊपर बचेगा, xyz नीचे बचेगा। ठीक, उसके बाद देखा गया ये जो a का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर करके लिखा गया, तो एक कोष्टक में प्लस b एक कोष्टक में माइनस b करते, माइनस वाला सब कट जाता, प्लस वाला बचता, जिसमें प्लस वाले में सब बचता, आंसर हो जाता। ठीक, इतना आसानी से इतना तेजी से हम कर सकते थे। अब अगला सवाल इसमें क्या बोलता है, अगला सवाल क्या बोलता है, लिखा है यदि cos a माइनस b बराबर √3/2 तो sec a बराबर 2 है, तो जहां से a की वैल्यू 90 से मतलब 0 से बड़ी है, 90 से कम है, b की वैल्यू 0 और 90 के बीच में, तो b का माप क्या होगा। सीधी सी बात, देखो क्या लिखा है cos a माइनस b, तो cos a माइनस b ये बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 30 की वैल्यू होती है cos की, तो ये 30 बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ sec a लिखा है बराबर 2, sec a की बात करें लिखा है 2, अगर ये a है तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा। ठीक, तो sec a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर जो हो जाएगी a की वैल्यू हो जाएगी 60। ठीक होगा, तभी तो होगा, जब a की वैल्यू 60 हो जाएगी तो यहाँ 60 रखेंगे तो b की वैल्यू भी 30 होनी पड़ेगी, की वैल्यू 30 हो जाएगी, खत्म। अब ये सवाल दिया गया है, फिर से वही बात की है, सवाल के एक बार देखो क्या मैं इसको लगा सकता हूं और किस मेथड से मैं लगा सकता हूं उसको देखो, वो मेथड यूज करो, वो तरीका यूज करो जो एग्जाम में आपको सिलेक्शन दे। ठीक, वो बेसिक मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बेसिक मेथड तो उन लोगों के लिए जो बच्चा भी स्टार्टिंग से सीख रहा है। चीजों को देखो क्या बोला, एक 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र O है। ठीक, T वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है। ठीक, एक वृत्त है, कोई दिक्कत नहीं, इसका व्यास क्या है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। T कोई एक बिंदु है, ठीक, ये O हो गया, ये T हो गया। TA जो है वृत्त पर स्थित स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, मिला दो, इसको भी मिलाना है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 10 दिया गया है, तो OT बराबर जो OT बराबर है ये 26 है। ठीक, OT बराबर हो गया 26, तो ये क्या होगा, पूछा ये 10 है, ये 24 है, तो TA की लंबाई पूछ रहा हूं। देखो एक चीज
ट्रायंगल में एक चीज ध्यान से देखना, जब जो ट्रायंगल पाइथागोरस यहाँ पर में लग रहा है, ये 90 डिग्री है, ये 26 होगा, ये 10 होगा, इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे? 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर करने के बाद जो आएगा वो सॉल्व करके आंसर ला दो, कोई दिक्कत नहीं। हम उस चीज को नहीं बता, उस चीज को समझो और हम तेजी से कैसे कर सकते थे, जरूरत ही नहीं थी। जब देखो 3, 4 और 5 की बात की जाती है, तो जब विषम है, देखो इसमें क्या है, अगर हम इसका स्क्वायर करते 9 को हम 4, 5 में तोड़ सकते थे। अब बात करें हम 5 की, तो 5 × 5 = 25 होता है, 25 को हम क्या लिख सकते थे, 12 और 13 लिख सकते थे। और अगर हम 7 की बात करें, 7 × 7 = 49 लिख सकते थे, 49 को क्या लिख सकते हैं, 24 और 25 लिख सकते थे। ठीक, सेम अगर 5 लिखा तो क्या लिख सकते थे, 12 और 13। और देखो ध्यान से 5 दूनी 10 लिखा गया है, ये 13 दूनी 26, तो यहाँ क्या होगा, ये 12 दूनी 24, मतलब इसमें गुणा 2 करके सिर्फ सीधा 24 लिख सकते थे, ये 24 था। समझ में आ गया? ट्रायंगल का जो ट्रिपल मतलब 3, 4, 5 ये पाइथागोरस प्रमेय है, तो 5, 12, 17 होगा, 5, 12, 13 होगा, 7 का 24 और 25 होगा। ठीक, ऐसे 9 का भी हम कर सकते थे, 9 9 81 होगा, 9 की बात फिर से हुई, इसमें 3 का गुणा किया गया, इसमें 3 का गुणा कर दोगे तो इसमें 3 हो गया, इसमें 4 3 12 हो जाएगा, इसमें और 5 3 इसमें 15 हो जाएगा, ये हो जाता है। ठीक, ऐसे सॉल्व कर लेना, समझ में आ गया? और इसको सॉल्व करते हैं तो वो भी वही आता। चलो आगे बढ़े, ये सवाल दिया, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। ये तो सबसे सरल होता है, त्रिभुज का √3/4 × a, यही होता है हाइट। इसको सॉल्व कर दो, 4√2 4√7 सॉरी √3/2 × a होता है बराबर h होता है। तो √3 की वैल्यू क्या होगा, a की वैल्यू 8 हो जाएगी, ये कट के 4 हो जाएगा, 4√3 आ जाएगा। समझ आ गया? सिंपल सवाल, सबसे सरल सवाल था अभी तक पेपर में आया। ये सवाल क्या कहता है, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई इतना 4.5 है। एक वर्गाकार, पहले खेत बना लो, ठीक, ये मान लो a है, क्या है, और यहां से 4.5, ठीक। हम बात करें ये वाला, ये समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा, ये a है तो ये +9 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और ये a है तो ये भी a है, ये भी a है, ये भी 4.5 है, ये भी 4.5 है, ठीक। और क्षेत्रफल दिया है इसका, जो इसका ये पूरा क्षेत्रफल है ये दिया है, कितना दिया है, 105.75 मीटर स्क्वायर। तो 100 मीटर प्रति मीटर की दर से रास्ते के बाड़ लगाने पर व्यय ज्ञात कीजिए। इसमें अंदर या बाहर का नहीं दिया, हम मान लेते हैं अंदर का सॉल्व करना है। तो इसका एक मेथड होता है, एक ट्रिक फार्मूला होता है जो सीधा सिंपली हम कर सकते हैं। क्या होता है, इस बाहर का जो ये इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, किसके बराबर होता है क्षेत्रफल का, ध्यान से देखना, यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ विड्थ इक्वल टू हो जाएगा 2 × विड्थ प्लस L प्लस B प्लस 2 × ये विड्थ हो जाएगा, ठीक। ये जो विड्थ की बात की जाए ये वाली बात, ठीक है, जो बाड़ा बढ़ाया गया है, ये क्या हो जाएगा 2, विड्थ कितना हो गया है 4.5, L की वैल्यू भी ये क्या है 8। अगर यहाँ पर आयत होता तब भी हम कर लेते, यहाँ पर वर्ग है तो क्या हो जाएगा a मतलब 2a हो जाएगा, प्लस विड्थ मतलब 4.2 × 4.5 लिखते, चीज समझ में आ गई। ये 4.5 है और एरिया ऑफ विड्थ कितना है 105.75। बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा, उसके बाद यहां से वैल्यू आ जाएगी a की, मतलब इसकी
और हमें पेरीमीटर, हम पेरीमीटर निकाल के उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें। हम इसको सॉल्व करें, इसको हटा दें, चीजें समझ में आ गई? चलो इसको हम हटाते हैं। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये एक चीज ध्यान से देखो, अगर हम बात करें क्या, ये ए दिया है। अगर हम सीधा पेरीमीटर निकाल लें तो बोला ना कि रास्ते के बाढ़ लगाने बैग कितना होगा, तो रास्ता तो यही हुआ पूरा इतना, तो 4a चलना पड़ेगा, रास्ता तो 4a है। तो अगर हम सीधा यहाँ से 4a की वैल्यू निकाल लें तो सिर्फ हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम 2 से सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 4.5 4a प्लस ये हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक, यहां से इसको सॉल्व करते हैं 10.75, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये पूरा करने पर 4a बराबर हो जाएगा 5.5 आ जाएगा। अब ये पूरे रास्ते की लंबाई हो गई है और दिया है कि 100 रुपए प्रति मीटर, तो इसमें सिर्फ 100 का मल्टीप्लाई करना है, 100 का मल्टीप्लाई किया 55 आ गया। ठीक, समझ में आ गया? चलो हम आगे बढ़ते हैं। और नहीं तो इसको हम दूसरे मेथड से बात करें तो वो और लंबा हो जाता और वो उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा कठिनाई भी होती, थोड़ा टफ भी लगता। चलो इस मेथड समझ में आ गया। ये फार्मूला याद कर रख लेना, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर साल अगर इस तरीके से कोई भी सवाल आएगा उसको आप लोग सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे, ये मेथड। ठीक है, ये जो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या आता है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत सरल है, मतलब सिंप्लीफिकेशन की बात हो गई है। इसको सॉल्व करना है, 35 लिख दोगे, 35 से क्या करोगे, 35 दूनी 70, इसको सॉल्व कर लो, बहुत आसान है। देखिए देखो 2 दूनी 4 हो गया, ये 4 4 से कट जाएगा, ये 16, मतलब इसमें सीधा 980/35 गुणे 16, बस यही सॉल्व करना था। इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा हमें भी बताओ। अगर हम बात करें तो इसको क्या होगा, 35 3 कहेंगे 9, 5 15, मतलब दुक्की जाएगा 16, 35 दूनी 70, हाँ दुक्के गया 70, 8 बचे 2 28, 280 बच गया। 280 कितनी बार जाएगा, 24, 70 जाएगा, 27 गुणे 16 हो जाएगा, 6 7 42, नहीं 27 नहीं होगा, 8 ये 28, 8 5 8, हाँ 35 इंटू अगर हम 8 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 45, 8 3 24, 24 4 28, ये हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। ये 24 हो गया, 28 हो गया, 28 इंटू 16 आ रहा है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 448, या तुम खुद ही सीधा दिमाग लगा सके थे, लास्ट डिजिट अगर हम करें 8 गुणे 6, 8 6 48, जिसमें लास्ट होगा आंसर वही होगा। ठीक, अगला सवाल क्या कहता है, इसको देखो। ये सवाल सब बहुत सरल आए थे, कुछ ही सवाल थे जो सरल थे। इसमें क्या है, इसकी वैल्यू निकालना था, इसको सॉल्व करना है। 8√3 ये तो करना है, सब कर लोगे, चलो हम करके दिखा देते हैं। √3 हो गया, 37 की वैल्यू 1/2, 35 की वैल्यू क्या होगी बताओ, 33 की वैल्यू 60 की वैल्यू क्या होगी, √3 और माइनस 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +3, स्क्वायर है, ये लगा स्क्वायर लगा है। ठीक, हाँ 3 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 45 का मान 1/√2 होता है, प्लस इसमें 2 हो जाएगा। cos 30 का मान क्या होता है, √3, 2 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, cos 30 की वैल्यू ये सॉल्व कर लोगे, 30 लिखोगे, sin 30 का वैल्यू जो होता है, sin 60 का जो वैल्यू होता है cos 30 का होता है, √3/2 होता है, और स्क्वायर लिखा है तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये इधर कट के 2 हो जाएगा, ये इधर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये 3/2, ये भी 3/2, 3/2 6/2 मतलब हो जाएगा 3। ठीक, ये 3 से कट जाएगा, इसमें ये √3 से कट जाएगा, ये 8, ये 4 3 12, सॉल्व कर लेते हैं। अपने मन से इसको सॉल्व करना होता है खुद ही। ठीक, आगे बढ़ो, क्या लिखा गया है, अगला सवाल। एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित है, खंभे के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है तथा मीनार के तल से अनुमान कोण 30 है। यदि मीनार की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो।
क्या बोला? एक मीनार है, ठीक, खंभा, एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित है। एक खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बोला, ये हो गया खंभा, ये बोला 60 है, ठीक, तथा मीनार के तल से अवनमन कोण, अवनमन तो ये होगा, ये होगा, तो ये हो जाएगा 30, ठीक। यदि मीनार की ऊंचाई 76, ये दिया है 76 है, तो खंबे की ऊंचाई बताओ, ये निकालने के लिए बोल रहा है। देखो अगर 30 की वैल्यू बोले तो क्या होगा, tan 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू जो निकाल लोगे 1/√3 की बात हो जाएगी, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगर ये √3 के रेशियो में तो ये भी √3 के रेशियो में होगा, तो tan 60 की मान क्या होता है, √3/1 होगा, ठीक। तो अगर ये 1 है तो ये हो जाएगा 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 3 1 4, 4 रेशियो बराबर 76 है, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा, 4 बराबर दे दिया 76, तो 1 बराबर क्या होगा 76/4, आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, देख लो क्या होगा, 4 4 16, 4 1 4, सॉल्व कर लो इसको क्या हो रहा है। चार के 9 चौक 36 19, ठीक, समझ में आ गया, चीजें समझ में आ गई, वैल्यू रखते जाए और यहां से यहां तक चीजें समझ में आ गई, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया गया अगला सवाल, 23 सेंटीमीटर लंबा एक खंबा है, खंबा एक खिड़की से जो गली के एक तरफ भूतल से इतना बनाता ऊपर है, ठीक, भूतल से ये 3√5 में है, खंबे के पाल को समान बिंदु पर रखते हुए गली के दूसरी ओर इतने मीटर ऊंचा, ये पाल देख ही रहा, ये 4√15 है, ऊपर स्थित खिड़की तक पहुंचने के लिए घुमाया जाता है, सड़क की चौड़ाई बताइए, 23 मीटर है, ये 23 मीटर है, ये 23 मीटर है, बोला है ए, अगर मान लेते हैं ये बी, तो पूछा क्या है a प्लस बी की वैल्यू पूछा है, इसको सॉल्व करना, चीजें हैं आसान, सॉल्व कर लोगे, चलो हम कुछ टाइम दे रहे हैं, इसको सॉल्व करके हमें दिखाओ, चलो a की वैल्यू हम भी निकाल दे रहे हैं, ये 3 है, अगर हम इसका करते हैं 3 3 9 बचे 45 हो जाता है, 5 3 15 हो जाता है, 15, चलो सॉल्व करो, पहले खुद ही सॉल्व करो, क्या होगा तब हमें बताओ। इसकी वैल्यू तो आएगी 22, अभी हम बताएंगे कैसे, अब इसकी वैल्यू निकालो, अगर हम बात करें तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो, सीधी बात है, 23 का स्क्वायर माइनस इसका कर दो 16 × 15 कर दो, ठीक, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 17, चलो ठीक 17, और इन दोनों का ऐड करके देख लो कितना हो रहा है 39, ठीक। अब हम इसकी बात करें तो हम कैसे, देखो, और ये तो सीधा ऐसे निकाल लिया, और इसकी हम बात किए तो हम 22 कैसे बोल दिए, देखो अगर हम इसका स्क्वायर करते 3 3 9 बचे 45, 45 को अगर हम 2 भागों में बांटते तो 23 और 22 आता, तो इससे 22 आ गया, कैसे, हमने फिर से बोला था वो 3 चीजें याद रखो, कैसे, अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में क्या हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा, अगर हम बात करें 5 है तो 25 होता है, 25 को हम 12 और 13 के रेशियो में लिख सकते हैं, और हम अगर बात करें 7 7 49 होता है, इसको 23 और 24 लिख सकते हैं, ओ 24 करें 25 और 24 लिख सकते हैं, ठीक, ऐसे सॉल्व कर लेना है।
हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल है, देखो हम इसको कैसे सेकेंडों में सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया है, निम्नलिखित पाई में एक परिवार विभिन्न पदों पर होने वाले मासिक आय दर्शाया गया है। परिवार हर महीने 1 लाख इतना 108,000 कमाता है, ठीक। विविधता पर खर्च किया गया व्यय बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया गया व्यय का कितना % अधिक है, इस पे कितना %, ये कितना अधिक है इससे। अगर हम सीधी सी बात करें सिर्फ 5% अधिक है, 5% अधिक, 5 डिग्री अधिक है। कितना पूरा डिग्री है अगर हम बात करें तो चेक कर लेना, ये लगभग 360 आ रहा है। 7 दूनी 14 हो गया, और इसमें से ये 5 दे दिए, 7 3 21 हो गया। हाँ 7 3 21, और इसमें से इसको 10 दे दिए, 7 चौक 28 हो गया। 360 आ रहा है। टोटल वैल्यू क्या है 108,000। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे बताओ। 1 0 0 से काट दिए, चलो अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे, क्या इसकी वैल्यू हो सकती है बताओ। इसको 9 चौक 36 लिख सकते थे, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 9 त्रिक 27, 5 तेईया 15, सीधी सी बात, ठीक। चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या कहता है, 2014 से 2017 में बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात 2015 से 18 तक में ए प्रकार कुल कारों के निर्यात से कितना % अधिक है। तो क्या करना, 14 से 17 में बी प्रकार की, 14 से 17 में बी प्रकार की कारें ये हैं, इसको ऐड करना है, ठीक। ये ऐड कर लो, कितना होता है एक बार ऐड करके देखो, 250 हो गया और ये 200 हो गया, ये कितना हो गया 450, और ये ऐड करते हैं तो कितना होता है, ये हो गया 100, 2 2 4 1 500। बी प्रकार की कारों की बात हो गई तो कितना हो गया 950, ठीक। और अब ए प्रकार कहां से, यहां से लेके 18 तक का, ए का ये हो गया, ये हो गया, और उसके बाद ये हो गया और ये हो गया, ठीक। हम बात करते हैं, इसको सॉल्व हटा देते हैं, फिर उसके बाद एक ही अब बात करते हैं। क्या क्या बात की है, ये वाला 150, 275, 175 और 300। 150 और 300 जोड़ते हैं तो कितना होगा 450 हो गया, और इसको जोड़ते हैं 2 1 3 7 7 14, ये 450 हो गया, ये हो जाएगा 900। तो एक की क्या है 900 है। बोलता है ए से कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है, किससे कंपेयर करें 900 से, थोड़ी 100 करना है, इनटू % निकालना है। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो रहा है देखो, 9 × 5 = 45, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, खत्म। समझ में आ गया। अगला सवाल क्या कहता है उसको देखते हैं ध्यान से। क्या कहता है, किस वर्ष में ए प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्षों में बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 55 मिलियन कम है, किस वर्ष में। तो मतलब सीधा पहले बी का औसत निकाल लो, बी का औसत निकालो क्या हो सकता है। देखो बी कहां पर है, पहले एक बार टाइप कर दो बी को, ये और ये, ठीक। औसत निकालने के देखो, औसत निकालने के बहुत सारे तरीके। अगर हम बात करें कैसे, मान लेते हैं, देखो किसका औसत निकालना है 200, यहां पर एक बार लिख लेते हैं जिससे चीजें और सरल हो जाए। 250 की बात की गई, 225, 250 और 200 की बात की गई, और 275 की बात की गई, प्लस 325 की बात की गई। तो ऑन एन एवरेज देखो ये लगभग 250 प्लस सम में है, तो मान लो ये 250 एक एवरेज हो गया। अब 250 ये से कितना कम है, ये 25 कम है, ये कितना है 0 है, ये कितना है, ये लगभग 50 कम है, और इसकी बात करें तो ये प्लस 25 में है, और इसकी बात करें तो कितना हो जा रहा है 175 ज्यादा है, ठीक। ये 25 कट जा रहा है, 25 मतलब सिर्फ 25 आ रहा है, 25 बटे कितना 2 2 4 1 5, तो इसमें 5 और ऐड कर दो, क्या हो गया 255 एवरेज हो गया, ठीक है। ऐसे निकालना, नहीं अगर सबको ऐड कर दो तो टफ लगता है। 255 हो गया, 255 तो बोल रहा है कि ये 55 मिलियन ज्यादा होगा ए से, तो मतलब ए का कितना होना चाहिए 200 के आसपास, मतलब 200 होना चाहिए, तभी तो ये 55 ज्यादा होगा। अब 200 किस में है, ए देख लो,
ये 200 किस में, सिर्फ ए में 2014 की बात की जा रही है, 2014 खत्म। सवाल समझ आ गया? चलो, जो डीआई की बात जब की जाती है, देखो सवाल को सरल कैसे, कैलकुलेशन कैसे सरल करो, जो जोड़ घटाना गुणा भाग है वो कैसे सरल करो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, उसी को फास्ट करना है, एग्जाम सरल हो जाएंगे। ठीक है, हाँ यहां तक हो गया था। अगला सवाल क्या कहता है वो देखते हैं। सवाल क्या कहता है, ये सवाल देखो, एक बार खुद से कोशिश करो करने का, फिर हम बताते हैं। एक बार देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हुआ, चलो हम बताते हैं क्या बोला है। कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों का दैनिक परिश्रम, परिश्रमी दर्शनों वाला होलोग्राम 80, कुछ कटा हुआ है क्या? चलो क्या बोला, 180 रुपए से कम दैनिक परिश्रम कर पाने वाले श्रमिकों की कुल संख्या 190 रुपए से अधिक पाने वाले परिश्रमों की संख्या से कितना परसेंट अधिक है? 180 से कम, 180 ये वाली लाइन है, 180 से कम कितने लोग हैं, इसको जोड़ लो, 8 5 13 3 और ये 5 हुआ, 8 5 13 कितना हुआ, देखो इसमें जोड़ना है, 80 जोड़े 188 हो गया, इसमें 55 जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है, 180 से कम की बात हो जाए, 8 5 13 8 5 13 14 1 तो 243 हुआ। अब बोला है 190 से अधिक, 190 वाली लाइन ही है, 190 से अधिक, इसको ऐड करना है, इसको ऐड किया 7 5 12, ये हो गया 220, इसमें ऐड करोगे 105 हो जाएगा, ये 325 हो जाएगा, 325। बोलता है 143 और 325 श्रमिक की संख्या से कितना प्रतिशत है, दशमलव के स्थान तक, एक दशमलव के एक स्थान तक बोला है क्या, 243 निकालना है 325 का गुणे 100, ये निकालना है, ये भी हमें बताना पड़ेगा क्या, ये कितना आएगा, इसको खुद सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे हमें भी बताओ, क्या हो सकता है, चलो बताओ। बताओ इसको क्या, इसको काटो, अगर हम 5 से काट देते हैं, 6 5 30, 5 5 25, ये 5 हो जाता है, 5 से और कट सकता था, क्या होगा इसका, 5 के 5 5 3 15, मतलब 25 गुणे 15, 25 का 100, ये 4 हो जाएगा। अब 13 से इसको काटो, 13 दूनी 26 होता, 13 1 के 13 गया, मतलब 2 11 बचा, 100 इतना बचा, ये कितनी बार में जाएगा बताओ, अब इसमें पहले 4 का गुणा कर दो, बटे 13 कर दो, अगर हम बात करें सीधी सी बात, अगर हम ऑन एवरेज की आसपास लेके चले तो ये 13 कितना हो जा रहा है, 243 गुणे 4 बटे 13, ये सॉल्व करना है। अगर हम इसको बात करते हैं तो इसको तो 13 दूनी 26 जाएगा, 13 दूनी 26 नहीं जाएगा, 13 के 13 एक बार जाएगा, और उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, 9 बार जाएगा, लगभग 20, तो 80 से ऊपर जा रहा है, तो 80 से ऊपर इसमें आंसर होंगे। इसको सॉल्व कर लो खुद ही करके, हमें बताना है क्या होगा आंसर, ठीक है। इसका ऑप्शन बताओ क्या होगा, इसके आगे कैलकुलेशन तुम लोग खुद करो। चलो अगला सवाल, किसी वस्तु को 825 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। मान लो एक वस्तु थी, उसका प्राइस ये था, अगर उसको हानि पे बेचते हैं तो 400 इतने बेचा था, अगर लाभ की बात करते हैं तो 832 में बेचा था, ठीक ठीक।
यहां तक अभी बोला, तो ये वैल्यू क्या होगी निकालना। ये तो एवरेज हो गए, दोनों तरफ बराबर है, तो इन दोनों का ऐड करके अगर 2 से भाग कर दे तो ये संख्या आ जाएगी। ऐड कर दो, क्या होगा 8 2 10 0 3 4 3 7 1 8 8 4 12 1260 ये बटे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 640। जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 640 होगी। 640 का 10% हानि निकालना है। 640 का 10% हानि निकालना है। एक तो ये तरीका है, सॉल्व करो। ठीक, 64 आया 10% का मतलब 64 आया 640 का 10%, तो 640 में 64 घटा दो, वही आंसर होगा 556। पहला और दूसरा हम सीधा ऐसे कर सकते हैं, लास्ट में 64 आ रहा है, ऐड करने पर 640, 4 इसमें लास्ट में ऐड करें तो 0 हो सके, इसमें ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, एक ऑप्शन ये हो गया। या सीधा सीधा निकाल सकते थे, 640 है तुम्हारा और 90% पे 90% ही बचा है, तो 90% इसका निकाल लो, 90% निकाल लो, 9 चौक 36, लास्ट में जिसमें 6 आना चाहिए, यहां से भी कर सकते थे। ये मेथड समझ में आया? ये सबसे आसान मेथड था, पहला मेथड हो गया। चीजें आसान है, आगे बढ़े, अगला सवाल हम देखते हैं। ये सवाल लिखा गया, क्या लिखा गया है, क्या ध्यान से देखो, एक बार इसको खुद करो। बोला है 4x + 2y का क्यूब प्लस 4x - 2y का क्यूब इक्वल टू 16ax का क्यूब प्लस bxy का स्क्वायर, तो 1/2 √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मान निकालो। एक बार इसको खुद सॉल्व करो, क्या होता है हमको बताओ। 2 मिनट दे रहे हैं टाइम, एक बार सॉल्व करो। आया? चलो हम एक फार्मूला इसका बता देते हैं, देखो ये जो अगर ऐसे लिखा गया तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, अगर क्या लिखा गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब लिखा गया है, इसको सॉल्व करते हैं तो सीधा आ सकता है 2a का स्क्वायर 2a का क्यूब a प्लस b का अगर क्यूब लिखा गया प्लस a माइनस b का क्यूब लिखा गया, इसको सीधा लिख सकते हैं 2a का क्यूब प्लस 6ab का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। इसको कंपेयर कर लो, सीधा सवाल खत्म हो जाएगा। पहला मेथड अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो ये चीज ये लिखा गई है, a की वैल्यू क्या लिखी गई है 4x, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 × 4x का मतलब 4 चौक 16 चौका 64x का क्यूब प्लस यहाँ पर 6, a की वैल्यू लिखी गई है 4x, b की वैल्यू लिखी गई है 4y का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो। बोला है हमें 16 बाहर निकालना है, चलो 16 कॉमन ले लो, 16 चौका 64, 4 दूनी 8 x का क्यूब हो जाएगा, अगर 16 के बाद 4 चौक 16 मतलब 6xy का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक, आ गया। अब यहाँ से पूछा है a और b की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई a की और ये वैल्यू हो गई b की। अब इसका पूछा है 64, ये हो जाएगा 10/2 मतलब सीधा सीधा 5। ठीक, अब यहाँ रख दो, यहाँ पर रखोगे 8 9 64 हो जाएगा, ये 6 7 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 मतलब 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब रूट होता है मतलब स्क्वायर होता है, और यहाँ से 10 निकलेगा बाहर, तो लिखा गया, इसको सॉल्व कर सकते थे ये। और ये आया कैसे, इसको डिराइव कर लोगे तो वहां से आया है। और दूसरा तरीका था सीधा सीधा एक कोष्टक में देखो a का क्यूब लिखा गया प्लस b का क्यूब लिखा गया, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब अगर हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते थे, सीधा इसको देखो दूसरे मेथड से अगर सॉल्व करें तो, और ये तो सीधा अगर जिसको याद था उसके लिए बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन अगर याद नहीं होगा तो पूरा डिराइव करोगे, तो उसको डिराइव करने के लिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फार्मूला लगाओगे। a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस b होता है, अगले कोष्टक में a प्लस b का स्क्वायर माइनस 3ab होगा, बस इसको वहां पर रखना। देखो a प्लस b क्या होगा, a प्लस b मतलब ये प्लस ये, तो यहां से क्या हो गया 8x, समझ में आ गया।
और 8x का यहाँ करेंगे स्क्वायर तो 28 64 x का स्क्वायर हो गया माइनस 3a इंटू बी, ये इंटू ये करेंगे तो ये क्या होगा, एक क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी लिखा, तो मतलब 16 का स्क्वायर, इसमें क्या हो जाता है देखो 4 चक 16 x का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 y का स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया 8x और ये 64x का स्क्वायर माइनस 16 16 32 48 x का स्क्वायर हो जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता, 4 3 12 y का स्क्वायर, ये आ गया। इसको सॉल्व करना है, ये आंसर होगा, ध्यान से देख लो, ये 64x का स्क्वायर और इसमें से घटाओगे क्या आ जाएगा 16x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 12y का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हमें 16 बाहर बनाना है तो x अंदर कर दो, इसमें से 2 बाहर निकाल दो, बाहर 16 हो गया, अंदर x आ जाएगा, इसमें से 2 निकला तो 8 बचाएगा, 8x का क्यूब हो जाएगा और यहाँ से 2 निकला बाहर तो 6x y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से आ गया, यहाँ से को सॉल्व कर लो, ये वैल्यू क्या हो गई है, ये वैल्यू तुम्हारी a हो गई है, ये वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी b। फिर से हम वही सॉल्व करेंगे, फिर इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर सीधा याद था 2a का क्यूब प्लस 6ab का स्क्वायर तो ऐसे कर सकते थे, अगर नहीं आता तो 2 स्टेप आगे बढ़ाना होगा, वहां सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चीज समझ में आ गई। चलो हम अगले सवाल पे, खत्म हो गया हमारा पूरा सवाल। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा डेरिवेशन अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही जो अभी टीयर 1 का जो 3rd शिफ्ट था अभी आने वाला है, ये 2nd शिफ्ट था, आपको बताया गया, चीजों को देखो, अच्छे से एनालिसिस करो, क्योंकि पेपर का पैटर्न यही है। ठीक है, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। चलो आज वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।